नमस्कार, स्वागत है आपका वेटरन्स इंडिया में। आप देख रहे हैं हाउस द जोश सीरीज़। जब हम हाउस द जोश कहते हैं तो एक दिल में अलग सी देशभक्ति जाग उठती है। जब हम आम नागरिकों के दिल में एक ऐसी भक्ति जाग उठती है तो सोचिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे जवानों के दिल में कैसी देशभक्ति जाग उठती होगी। आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है तुलिका रानी। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एशिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी को फतह किया और वह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तुलिका रानी जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, उनको कई जगह सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे सम्मान भी हैं जो उनके लिस्ट में प्रमुख हैं, जैसे दिल्ली रत्न अवार्ड, मेरठ रत्न अवार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवार्ड और फीकी की तरफ से ग्लोबल वुमेन अवार्ड। अब देर ना करते हुए मिलवाते हैं आपको तुलिका जी से और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। तुलिका रानी जी के नाम भारत की पहली महिला होने का भी अवार्ड है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला होने का भी अवार्ड है। इन दोनों में क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या खास होता है, आइए खुद जानिए तुलिका जी से। देखिए, ये तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं कि आप किस प्रदेश से आते हैं और आप देश तो ऑब्वियसली आपकी एक अल्टीमेट आइडेंटिटी है, उससे भी ऊपर एक आइडेंटिटी आपकी ह्यूमन बीइंग की है। तो जब मैं अपने देश का झंडा लेकर कहीं भी खड़े होती हूँ तो मुझे सबसे पहले तो गर्व एक भारतीय के रूप में ही होता है और प्रदेश वाली चीज़ बाद में आती है। और मैं सोचती हूँ कि हर किसी को इसी ऑर्डर में शायद ये भावनाएँ आनी चाहिए कि देश की भावना सबसे पहले आए और उसके बाद ठीक है कि आप एक प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। हाँ, जब प्रदेश का अगर मैं नाम लूँ तो मुझे ये ज़रूर लगा कि उत्तर प्रदेश में अभी माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, थोड़ा स्कोप है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाए। तो अगर हम कंपैरिजन में देखें, बंगाल के कंपैरिजन में अगर हम देखें या फिर महाराष्ट्र के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पर्वतारोहण का काफ़ी क्रेज़ है लोगों में, उसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है और कई संगठन बने हुए हैं जो कि लोगों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देते हैं। तो और जब भी हम पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो हम काफ़ी पाते हैं कि इन क्षेत्रों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पर्वतारोहण के लिए आते हैं। तो मैं अपने प्रदेश के बारे में अगर कहूँ तो मुझे लगा कि मेरे इस अचीवमेंट से शायद इस प्रदेश में भी, मेरे उत्तर प्रदेश में एक अवेयरनेस आएगी इस चीज़ के बारे में कि पर्वतारोहण नाम का भी एक स्पोर्ट है जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो हेल्प करता ही है, साथ ही आपके देश के लिए, आपके प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पर कोई आपके यहाँ का बच्चा या इंसान चढ़ गया वहाँ पर। तो जब मैं ईरान में थी, माउंट दामावंत क्लाइंब कर रही थी, एशिया का हाईएस्ट वॉल्केनो, वो एक अलग अनुभूति थी बिकॉज़ वहाँ पे 16 कंट्रीज़ के क्लाइंबर्स थे, 53 क्लाइंबर्स, एंड मैं अकेली थी जो अपने देश को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी एज द ओनली इंडियन। तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग वो हुआ करती थी कि हम अपने अपने देश के बारे में काफ़ी नोट्स एक्सचेंज किया करते थे। जैसे एक स्कॉटलैंड के क्लाइंबर थे साथ में, ईरान के तो क्लाइंबर्स काफ़ी सारे थे ही, और बाकी कंट्रीज़ के, अजरबैजान के, तो वो अपने देश के बारे में चीज़ें बताते थे और मैं अपने देश के बारे में बताती थी। तो वो एक बहुत अच्छी एक फीलिंग हुआ करती थी कि आपकी अल्टीमेट आइडेंटिटी एज एन इंडियन है। और उसके बाद जब मैंने प्रदेश के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि अब इस अचीवमेंट से, ये मेरी इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं होगी
बल्कि ये अचीवमेंट मेरे प्रदेश के लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस लेके आएगी, एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बन जाएगी, स्पेशली विमेन के लिए भी बन जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि यूपी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल इस प्रदेश के अंदर है। और काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे टूरिस्ट एरिया भी हैं। पहाड़ तो हालांकि अब उत्तराखंड चेंज होने के बाद में उत्तराखंड में चले गए हैं काफ़ी, बट स्टिल यहाँ के लोगों में जितनी जुझारूपन है, मेरे ख्याल से उसको अगर वो यूज़ करें, चाहे पर्वतारोहण में यूज़ करें, चाहे बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स में करें, चाहे अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में करें, उस जुझारूपन को अगर वो अपने काम में लगा देंगे तो देश के साथ साथ प्रदेश की भी तरक्की होगी। और क्योंकि प्रदेशों से मिलके ही एक देश बना है, तो हमारा जो एटीट्यूड है हमेशा उधर होना चाहिए कि अपने प्रदेश की तरक्की करें ताकि वो हमारे देश की अल्टीमेट तरक्की करने में कंट्रीब्यूट कर पाए। आज तो फिर भी बेटियों को बहुत छूट मिल गई है, कई पाबंदियां हटा दी गई हैं। जिस वक्त दुल्का रानी जी अपना करियर बनाना चाहती थी, वो भी डिफेंस में, उस वक्त लोगों की मानसिकता बहुत अलग थी। तुलका रानी जी ने कैसे उस मानसिकता को हटाया, कैसे अपना करियर डिफेंस में बनाया, आइए खुद जानते हैं। जहाँ तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, मैं कहूँगी कि वो परसिस्ट करता है, आई वुड एक्नॉलेज दैट, और पूरी दुनिया में ही करता है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमने ह्यूमन रेस को काफ़ी सारी डिवाइसिव लाइंस के बीच में बांट दिया है, चाहे वो जेंडर की बात हो, चाहे वो रेस की बात हो, कास्ट, कलर या रिलीजन की बात हो। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेन्स हैं जिन पर कि हमने इंसानों को डिवाइड कर दिया है, और ये डिवीज़न मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो अगर मैं बात कहूँ एक स्त्री और पुरुष होने की, मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, बल्कि कोलैबोरेटिव हैं, कोऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं। नेचर ने भी उनको इसी तरह से क्षमताएं दी हैं, डिफरेंट क्षमताएं हैं। मेन के पास अपनी कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ हैं और विमेन के पास कुछ उनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ हैं, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई सुपीरियर या इन्फीरियर होने वाली सिचुएशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और उस पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब डिसीजंस लिए, चाहे वो मेरे करियर के डिसीजंस रहे हों, या वो पर्वतारोहण का डिसीज़न हो, या आगे आने वाले मेरी लाइफ के डिसीजंस रहे हों, कभी ये सोच कर नहीं लिए कि मैं एक महिला हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। हमेशा अपने आप को मैंने एक इंसान के रूप में पहले देखा है। ये सही है कि नेचर ने क्योंकि महिलाओं में कंपैशन ज़्यादा दिया है, जैसे कि दलाई लामा जी कहते हैं कि महिलाएं प्यार का स्रोत हैं, उनमें लव एंड कंपैशन की भावना, केयरिंग की भावना बहुत ज़्यादा है, एक नेचुरल चीज़ है उनके अंदर। सो येस, विमेन कैन गिव बर्थ। मुझे लगता है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि विमेन को भगवान ने ब्लेस किया है कि वो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेके आ सकती हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग टू डू, बिकॉज वी ऑल नो साइंटिफिकली दैट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड is a very very painful experience, and women have that capability to bear it. तो इससे ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ का कोई पैमाना मैं तो नहीं समझती कि हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कुछ ऐसे मोल्ड्स रहे हैं समाज के, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं कि ओवर द ईयर्स ये चीज़ बन गई है कि शायद विमेन को ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा मानना ये है कि आप उन्हें कंपटीशन की तरह से ना देखें कि मेन इतने पुशअप्स कर सकते हैं तो क्या विमेन भी उतना कर सकती हैं। सो ये वाला सिचुएशन बहुत सुपरफिशियल कंपटीशन है। ये उनको आप एक कोलैबोरेशन की तरह से देखें। मेंटल पावर कहाँ से आती है? इंसान की टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे बनती है? यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ सोल एंड यू हैव अ माइंड। सो व्हेन यू कंबाइंड ऑल दीज थ्री थिंग्स, देन कम्स योर एंटायर पर्सनैलिटी। आपकी स्ट्रेंथ उन तीनों चीज़ों की स्ट्रेंथ को मिलाकर ही नापी जानी चाहिए। तो मैंने जब अपना फ़ौज में जाने का डिसीज़न लिया था, तब भी यही सोच के लिया था। पर्वतारोहण में भी मैं यही सोच कर गई। हाँ, ये थोड़ा सा महिलाओं को और ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को डबल एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। वो सिचुएशन थोड़ी चेंज होनी चाहिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि
परिवार के क्षेत्र में भी, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। अब क्योंकि विमेन बाहर निकल के भी काम करती हैं, तो जो स्टीरियोटाइप पहले था कि परिवार का क्षेत्र एक्सक्लूसिवली विमेन का है, किचन घर के काम एक्सक्लूसिवली विमेन के काम है, ये जो टैग है ये काम मेन के हैं और ये काम विमेन के हैं, वो टैग हटाया जाना चाहिए। इसी टैग को ब्रेक करने की कोशिश में काफ़ी महिलाएं लगी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो पोटेंशियल है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको रियलाइज करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन और एनी अदर डिवाइसिव लाइन्स। तो वही मेरी कोशिश हमेशा अपनी लाइफ में रहती है और दूसरों के लिए भी मुझे जितना भी मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ अपने आसपास की सोसाइटी को अपने विचारों से करूँ या अपनी लेखनी से करूँ या अपनी भाषा से करूँ, अपने एक्शंस से करूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक ज़्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी बनाने की तरफ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। इसकी शुरुआत हमेशा हमारे परिवारों से होगी, क्योंकि परिवार ही हमारी समाज का, हमारे देश का और हमारी इस पूरी दुनिया की बेसिक इकाई है। तो जब परिवार में आप अपने दोनों बच्चों को इक्वल तरीके से बड़ा करेंगे, जब आप अपने बेटों को ये सिखाएंगे कि आपकी बहनें या आपकी मदर इंफीरियर बीइंग्स नहीं हैं, दे आर वेरी यूनिक क्रिएचर्स जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो एक अलग तरह की सोसाइटी होगी, जो एक बेटर वर्ल्ड हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, लेकिन तुलिका जी एक समय पर तीन तीन कामों को बराबर समय दे रही हैं। तुलिका जी राइटर हैं, पर्वतारोही भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी। वो तीनों कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं, बराबर बराबर का समय कैसे बांटती हैं, आइए खुद उनसे सुन लीजिए। समय निकालना आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से अपने डिफरेंट एरियाज़ में समय इन्वेस्ट करेंगे। तो हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन आप किस तरह से नेगेटिव और अननेसेसरी चीज़ों को हटा के अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपना समय लगाते हैं, वही डिसाइड करता है कि आपके पूरे दिन का आउटकम और अल्टीमेटली आपकी लाइफ का आउटकम क्या रहेगा। तो मेरे ये जो तीनों क्षेत्र हैं एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं। तो जैसे कि मैं पर्वतारोहण जब करती थी तो मुझे हमेशा एक्सपीडिशन डायरी लिखने का काम दिया जाता था, क्योंकि मैं लिखने में अच्छी थी। तो ऐसा हुआ करता था जनरली कि शाम को जब दिन ख़त्म हो गया, क्लाइंब ख़त्म हो गई, तब एवरीबडी यूज्ड टू बी इन देयर स्लीपिंग बैग्स, वो सब लेट जाते थे आराम करने के लिए। और उस समय पे मैं अपनी डायरी और पेन निकाल के अपनी हेडलैम्प लगा के एक्सपीडिशन का उस दिन का पूरा ब्यौरा लिखा करती थी और नीचे आकर उसको एक एक्सपीडिशन डायरी के रूप में हमारे एडवेंचर सेल में रख दिया जाता था। उसी के साथ फिर मैंने जैसे जब मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ था 2012 में, एक्सपीडिशन में मुझे पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था और मुझे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो वो समय मैंने रादर देन क्रिबिंग कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, ये सोचने की बजाय मैंने उसको यूटिलाइज़ किया अपनी बुक लिखने में। तो मैंने वो 2012 की एक्सपीडिशन वहीं हॉस्पिटल में 3 महीने में बैठ के एक बुक फॉर्म में लिख दी। और साथ ही में जैसे रिसर्च का कहूँ तो रिसर्च का क्षेत्र भी मैंने पर्वतारोहण ही चुना है। शेरपाज ऑफ नेपाल, उन्हीं की हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए कि किस तरह से तिब्बत से माइग्रेट होकर वो लोग नेपाल में आए, फिर एग्रोपेस्टोरलिज्म सोसाइटी से किस तरह से माउंटेनियरिंग एज अ कमर्शियल एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में आई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ एंड कल्चर, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक चीज़ें रही हों या फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों या फिर इवोल्यूशन रहा हो। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी तो उसके हमेशा 2 इफ़ेक्ट पड़ेंगे। कुछ तो सिम्बायोसिस रिएक्शंस होंगी और कुछ चीज़ें एसिमिलेट कर लेंगे आप वो नई चीज़ों से, और कुछ आप एक रिएक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को बनाए रखने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट मुझे लगा। जब मैं क्लाइंब के लिए जाती हूँ तो ये सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरह मैं उसे नहीं लेती, मैं हमेशा उस रीजन के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ और ह्यूमन बीइंग्स कितने डिफरेंट तरीके से रहते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। तो मैंने अपने शेरपा से बात की थी अपनी दोनों एवरेस्ट एक्सपीडिशंस पर,
और मुझे लगा कि इन लोगों के बारे में मुझे लिखना चाहिए, बिकॉज दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ एवरेस्ट, और उनकी कहानी को भी बाहर लाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ किताबें ऑलरेडी इस पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन ऑथर, एज एन इंडिविजुअल, आपका एक परसेप्शन होता है किसी चीज़ को देखने का। जैसे कि अगर मैं एक पेड़ को देखूं, 4-5 लोग अगर उस पेड़ को ही देख रहे हो, तो कोई उसकी पत्तियों पर ज़्यादा नज़र लगाएगा, कोई उसके फूलों पर ज़्यादा दृष्टि डालेगा, और कोई उसके तने को शायद ज़्यादा देखने की कोशिश करेगा, कोई ओवरऑल उसके बारे में लिखने की कोशिश करेगा। तो हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मैंने वो क्षेत्र चुना है। तो रिसर्च भी वही है, पर्वतारोहण, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ समय तक, कुछ महीनों तक शेरपास के साथ में उनके किसी गांव में रहूँ, उनको बहुत करीब से देखूँ, जानूँ, बात करूँ उनसे, और तब एक ग्राउंड रिसर्च करने के बाद उन पर मैं लिखूँ। तो जैसे ये कोविड सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आई हैव दिस ऑलरेडी इन माई माइंड दैट आई विल डू दिस। सो रिसर्च भी उसी क्षेत्र से जुड़ी है, पर्वतारोहण भी वही है। लेखन में मैं काफ़ी वाइड वैरायटी पर लिखती हूँ, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही क्लोज हैं मेरे हार्ट के। जैसे मैं महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा लिखती हूँ, मैं एनवायरनमेंट पर लिखती हूँ, बुद्धिज़्म और तिब्बतन लोगों पर लिखती हूँ, और माउंटेनियरिंग, शेरपास तो मैं लिख ही रही हूँ। अब जियो पॉलिटिक्स पर भी लिखती हूँ, जो भी सिचुएशंस, जैसे कि अब चाइना की सिचुएशन चल रही है, या इंडिया अफ़गानिस्तान के रिलेशंस हैं, या फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में मेरा हमेशा से बहुत इंक्लिनेशन रहा है। तो समय निकाल कर मैं कर लेती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ सुबह। इट्स लाइक यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। आप सुबह उठे, सबसे पहले जो मेरी दिनचर्या में रहता है वो है ग्रैटिट्यूड। द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ टू बी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि उसने जितनी चीज़ें हमें ज़िंदगी में दी हैं, और ये हर व्यक्ति पर लागू होती है। कम से कम आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं हमेशा उन चीज़ों को याद करती हूँ सुबह उठकर, जो भगवान ने मुझे दी हैं। एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड, अ गुड सोल विच इज़ फुल ऑफ गुडनेस, और मेरे परिवार, मेरी सब चीज़ें जितनी भी हैं, जो भी आज तक सफलताएं मिली हैं, वो भी भगवान की वजह से हैं। और जो चैलेंजेस भी आए हैं, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया है। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, और जो भी मेरे दिन के काम हैं, एक नोट्स बना लेती हूँ मैं मेंटल, कि आज मुझे ये काम ख़त्म करने हैं आज के दिन में। और रोज़ शाम को मैं उसका एक पूरा ब्यौरा लेती हूँ कि आज में क्या काम हो गए और क्या रह गए, कहाँ मेरा समय गलत लगा, और कहाँ मैं और अपना समय निकाल के कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकती थी। तो इन्हीं सबको मिला के मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ पर हमें लगता है कि बस अब टूट गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तुलिका जी के ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आया जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट गई थी। उन्हें लगा कि आगे क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने उस समय को अपने आप से हैंडल किया, कैसे उन्होंने अपने आप को सफलता की तरफ बढ़ाया, क्या है टिप्स, आप खुद देख लीजिए। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आए जब लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, और अब शायद ये काम होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी फीलिंग आना नेचुरल है, हम सभी को आती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा मोड़ कई बार आया। शुरुआत से अगर लूँ तो बात है जब मैं 19 साल की थी, और उस समय मैंने पहली बार आर्मी का एग्ज़ाम दिया था, और पहली बार में ही मैं एसएसबी में रिकमेंडेड हो गई थी, मेडिकल क्लियर हो गया था। तो तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही बचपन से एक अच्छी परफॉर्मर रही बाय गॉड्स ग्रेस। पढ़ाई में अच्छे रहे, आई यूज्ड टू बी अ डिबेट चैम्पियन ऑल्सो नेशनल लेवल पे, और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया करती थी, एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स। तो और पहली बार मैं एसएसबी में रिकमेंड भी हो गए, तो आई वॉज वेरी श्योर कि अब तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन फिर जब मेरिट लिस्ट आई तो मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट जब मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप शॉक लग गया, अल्टीमेटली आपको एक शॉक जैसी फीलिंग आई। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई उस समय कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और तब लोगों ने थोड़ा बोलना भी शुरू किया कि अब तो तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, अब तुम क्या करोगे। तो मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ जब मेरे टॉक्स होते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स हैं, या मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करती हूँ, तब जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर लोग ये कहने लग जाएं आपको कि आप नहीं कर सकते हैं, आप केपेबल नहीं हैं,
तो आप कैसे उन चीज़ों को हैंडल करें। मैं समझ सकती हूँ उन्हें कैसा लगता होगा वो इमोशंस, क्योंकि मुझे भी उस समय ऐसा लगा जब मुझे ये बोला गया कि अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम क्या करोगे। एंड आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। 19 साल में ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, शुरू हो रही होती है इनफैक्ट, और इंसान हमेशा कोशिश कर सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि अगर कोई फेल हो जाए बच्चा, तो आप उसको कहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार और ज़्यादा कोशिश करो। पर ऐसा होता नहीं है जनरली। तो मैंने उस चीज़ को लिया कि ठीक है, अब मैं क्या करूँगी। सच में मैंने बहुत सीरियसली सोचा इसके बारे में, और मुझे समझ आया कि मैं फिर से फ़ौज में ही जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि दैट वाज माय गोल। वही मेरा पैशन था, वही मेरा इंक्लिनेशन था। तो कभी मैं अपने गोल्स को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने फिर से फॉर्म भरे, और अगली बार मेरा एयरफोर्स का फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैं एयरफोर्स में पहली बार में ही सिलेक्ट हो गई। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगा था। दूसरी बार ज़िंदगी में मौका आया पर्वतारोहण के समय पर। तो जब 2011 की एक्सपीडिशन में मैं सफल नहीं हो पाई थी, और एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस थे उस समय मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे टीममेट्स जिनके साथ मैंने 2 साल बहुत कड़ी मेहनत की थी माउंट एवरेस्ट की तैयारी करने के लिए, उनमें से कुछ सक्सेसफुल हो गए थे। उनके लिए मुझे बहुत खुशी थी अंदर से, बिकॉज वी वर वन यूनिट। तो उनकी सफलता हमारी टीम की सफलता थी, तो मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन उसके साथ में मैं क्योंकि नहीं चढ़ पाई थी, तो अपना तो दुख था ही। फिर जब हम नीचे आए, तो एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि दूरदर्शन के इंटरव्यू के लिए हम लोग गए हुए थे, हमारी पूरी टीम को बुलाया गया था, और हम एज अ टीम स्टेज पर पहुँचे। और स्टेज पर जब हम खड़े हुए, तो हमने देखा कि चेयर्स थोड़ी कम हैं और लोग थोड़े ज़्यादा हैं। तो उस समय पे इंटरव्यूअर ने आके बोला कि सिर्फ समिटियर्स ही रहें, जो चोटी पर पहुँचे हैं सिर्फ वही रहें। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बेशक आपने एक टीम की तरह काम किया हो, लेकिन बहुत डिस्टिंक्शन है क्लियर, आउटकम क्या रहा किसका। अगर आप सफल हुए तब आप एक अलग ही कैटेगरी हैं, अगर आप विफल हुए तो आप एक बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी हैं। अब आप उनके मेल में नहीं रहे। वो एक बहुत क्रूड एक शॉक की तरह फिर से मेरे लाइफ में आया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काम को मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ एफ़र्ट मैटर नहीं करते हैं कि आपने कितना एफ़र्ट किया था, यहाँ आउटपुट मैटर करता है। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी में इस चीज़ को लाने की कोशिश की कि नहीं, अब मैं कोई भी काम कर रही हूँ उसे अंत तक ले जाऊँगी। हो सकता है मैं बीच में गिरूँ, हो सकता है बीच में मैं विफल हो जाऊँ, लेकिन अंत तक ले जाए बिना मैं छोड़ूंगी नहीं अब उसे। तो इस समय पर दुनिया भी काफ़ी बोलने लगी। जब मैं वापस आई तो मेरे कुछ लोगों ने सरकाज़म भी लोग देने लगते हैं, अच्छा आप तो चढ़ने गए थे, और देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ये 2-3 साल में फिर से चढ़ जाएं। इस तरह के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आने लगे। जब मैंने देखा उन लोगों को जो मेरे अंदर फेथ रखते थे, जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे परिवार वाले, तो उनके चेहरे पर मुझे वो एक निराशा दिखाई दी, एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ा, दर्द दिखाई पड़ा, क्योंकि वो शायद मेरा दर्द समझ सकते थे। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के लेना मेरे लिए बहुत आसान नहीं रहा, और मैं सोचती थी कि ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो नॉट ओनली फिज़िकली बट फाइनेंशियली भी एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो इतना पैसा लाना बहुत आसान नहीं है। 21 लाख रुपीज़ लगे उस समय पे दूसरी एक्सपीडिशन में। तो मैंने कोशिश की, बाहर स्पॉन्सर्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। तो जब मैं सिविल में स्पॉन्सरशिप ढूंढने गई, तो उन्होंने कहा कि आप तो ऑलरेडी एक फ़ौजी अफसर हैं, तो और आप प्रेस से तो इंटरेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो हम आपको स्पॉन्सरशिप क्यों दें, क्योंकि आप हमें रिटर्न में क्या देंगे, आप तो पब्लिसिटी भी नहीं दे पाएंगे हमें रिटर्न में, क्योंकि एज अ फौजी ऑफिसर आप प्रेस से तो बात नहीं कर सकते। तो हालांकि मुझे डायरेक्टली ये चीज़ें ऑन पेपर नहीं बताई गई, लेकिन इनडायरेक्टली एट द बैक मुझे ये सब चीज़ें बताई गई कि इस वजह से हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। कई लोगों से मैंने स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश की, पर मुझे जवाब यही मिला, फ़ौज मुझे स्पॉन्सर नहीं कर सकती थी, क्योंकि पॉलिसी ऐसी नहीं थी उस समय तक कोई कि कोई इंडिविजुअली छुट्टी लेकर अपनी एक्सपीडिशन पे जाए। हालांकि फ़ौज ने मेरा इक्विपमेंट वाइज और मोरल वाइज काफ़ी सपोर्ट किया। मैं हमेशा ये मानूंगी कि अगर तब भी मुझे फ़ौज का सपोर्ट, एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं होता, तो मेरी सेकेंड एक्सपीडिशन जो मैंने 1 साल बाद की, शायद मैं वो नहीं कर पाती। बहुत तहे दिल से मैं आज भी उस चीज़ का आभार मानती हूँ उन सभी लोगों का
मेरे एडवेंचर डायरेक्टरेट में जो लोग थे, मेरी यूनिट में जो लोग थे और मेरे टीममेट्स जो थे, उन्होंने भी मेरी इंडिविजुअल एक्सपीडिशन में सहायता की, जिसमें कि मेरे डॉक्टर भी शामिल रहे, मेरे टीम बडी शामिल रहे। तो जब भी ज़िंदगी में कहीं से क्रिटिसिज्म आएगा तो आप ये भी पाएंगे कि उसके साथ साथ एक एंटी रिएक्शन भी होगी। लाइफ में दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस्ड हैं, कहीं से क्रिटिसिज्म आएगा तो कहीं से सपोर्ट आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिवली आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। मेरे साथ भी दोनों चीज़ें हुई। हाँ, वो मोमेंट ऐसा लगता था, और ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ, एक बार मैं अपनी नॉर्मल नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली अपनी ड्यूटी वापस आने के बाद 2011 के बाद, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फिर से 2012 में अपनी इंडिविजुअल एक्सपीडिशन कर पाऊँ। लेकिन एक दिन मैं अपनी डायरी लिख रही थी, मुझे डायरी लिखने का शौक़ है और अपने जो भी इमोशंस आते हैं वो मैं लिख लेती हूँ जल्दी। सो आई वॉज जस्ट फीलिंग अनईजी विद इन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो कहानी वहीं से शुरू हो गई। वही लोग से फेस, वही आइस वॉल, 22,000 फीट, जहाँ से मैं वापस आई थी। यानी कि मेरी आत्मा वहीं पर स्टक थी, वो वहाँ से हिली ही नहीं थी। हालांकि मैंने अपने कदम वहाँ से नीचे खींच लिए थे, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क, मेरी सोल वो वहीं स्टक थी। वहाँ से हटने को, ये मानने को नहीं तैयार थी कि वो एक्सपेडिशन ख़त्म हो गई, वो सपना ख़त्म हो गया और वो काम मैं नहीं कर पाई। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, या दोबारा इसको अपना 100% मैंने नहीं दिया, एक एफ़र्ट नहीं किया पूरी शिद्दत के साथ, तो मैं ज़िंदगी में चैन से जी नहीं पाऊँगी। इसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर, जो हमेशा मेरी इंस्पिरेशन और एक सपोर्ट बन के हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे इस काम को। देन वी रेज्ड द होल फाइनेंसेस आवरसेल्व्स। जो 21 लाख रुपीज़ मेरी एक्सपीडिशन पर आए, तो हमने अपनी पूरी सेविंग्स, मैंने और मेरी फैमिली ने, वो उस पर लगा दी। सो वी टुक ए वेरी बिग रिस्क इन दिस। लेकिन रिस्क अगर आप ज़िंदगी में नहीं लेंगे तो चीज़ें मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने और मेरे परिवार दोनों ने ही ये रिस्क ले लिया और मैंने अपनी पूरी छुट्टी अप्लाई की 2012 में। एयरफोर्स ने मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो छुट्टी सेंक्शन की मेरी, मुझे सहायता भी की जितना भी किया जा सकता था। और उसके बाद 2012 में मैं फिर से अपनी एक्सपीडिशन पर एम्बार्क हो गई। तुलिका रानी जी ने माई स्टार्टअप टीवी से बात करते हुए बताया कि जब वो डिफेंस छोड़कर सिविलाइजेशन में आई तो उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक किस्सा हमारे सामने रखा कि वो कोलकाता में थी और 10:30 बजे उन्होंने लाइब्रेरी का अपॉइंटमेंट लिया। बारिश हो रही थी, वो आर्मी से रिटायर्ड थी, तो उनको लगा समय पर पहुंचकर काम हो जाएगा। जब वह पहुंची तो वहाँ 10:30 बजे कोई भी आदमी नहीं था। उन्होंने कहा, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे लगा कि सिविल की तरफ से रहना पड़ेगा। जब बारिश होती है इसका मतलब डिले होगा, पाबंदियों का दौर हट चुका है, अब मुझे भी सिविल की तरह अपने आप को ढालना होगा। डिफेंस की नौकरी छोड़ पर्वतारोही की तरफ अग्रसर होना यह फैसला आसान नहीं था। तुलिका रानी जी को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई लोगों की मानसिकता का भी सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं तुलिका जी से कि उस समय उनकी क्या मानसिकता रही थी। मैंने आर्म्ड फोर्सेस छोड़े नहीं, इनफैक्ट आर्म्ड फोर्सेस ने ही मुझे पर्वतारोहण करने का मौका दिया, क्योंकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में एक डायरेक्टरेट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है और उसमें एडवेंचर इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एडवेंचर कोई अलग से एक्टिविटी नहीं है, बट आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ अपने आप में एक रोज़ रोज़ ही एडवेंचर है, लेकिन उसके साथ साथ वो अलग से एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो मुझे एक मौका मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया। मैं कहूँगी कि मैंने जानबूझकर ये सब काम नहीं किए थे, बट कभी कभी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आप दोनों हाथ खोलकर उस अपॉर्चुनिटी को समेट लें और जितनी भी आपके अंदर क्षमता है उस पूरी क्षमता को, सामर्थ्य को लगाकर आप उस काम को अच्छे से कर दें। तो 2009 की बात है,
और मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से। और उसी समय कोइंसिडेंटली एयरफोर्स ने प्लान किया कि अब भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों की एवरेस्ट एक्सपीडिशन की जाएगी। तो एवरेस्ट क्लाइंब करना मेरा अपना प्रोजेक्ट नहीं था, इनफैक्ट इट केम माई वे, दैट वाज द डेस्टिनी आई सपोज। तो जब ये प्रोजेक्ट आया इस तरह का और हमारी यूनिट में भी सिग्नल आया कि जो भी वॉलंटियर करना चाहें महिला अधिकारियाँ कर सकती हैं, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट का नाम सुन के हमेशा ये लगता है कि आप इसके काबिल हैं, कर पाएंगे या नहीं, क्या तैयार हैं आप इतने बड़े काम के लिए। हालांकि मैं बहुत फिज़िकली फ़िट हुआ करती थी उस समय पर, और दौड़ना, जिम करना, ये सब मेरे नेचुरल शौक़्स थे। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा थोड़ा इसके बारे में। पर ज़िंदगी में हमेशा मेरा एक नज़रिया रहा कि अगर आपके सामने दो रास्ते हैं और आपको एक रास्ता चुनना है जो कि थोड़ी मुश्किल है, अगर आपको डाउट भी है अपनी कैपेबिलिटी पर, फिर भी आपको रास्ता चुन लेना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो। अगर आप कर पाए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, अगर आप नहीं भी कर पाए तो भी कम से कम मन में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि काश हम उस समय कोशिश तो करके देखते तो शायद हो जाता। तो इस गिल्ट के साथ आप नहीं रहेंगे जीवन भर। यही सोचकर मैंने वॉलंटियर किया उस एक्सपीडिशन के लिए 2009 में, और एक्सपीडिशन होनी थी 2011। 2 साल का पीरियड महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग पर लगाया जाना था, क्योंकि पर्वतारोहण एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट है और आपको स्पेशल उसमें टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट आपको एक बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको चलाने आने चाहिए अच्छी तरह से। तो उसके लिए हमारी 2 साल तक ट्रेनिंग भी शेड्यूल की गई थी। हाँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। हर चीज़ का अपना एक मूल्य है, तो वो मूल्य मुझे चुकाना पड़ा। मैं कभी कभी अपनी छुट्टियां छोड़ दिया करती थी, जो हमारी एनुअल लीव्स होती हैं और कैजुअल लीव्स होती हैं, तो मैं उन छुट्टियों के बदले अपने एडवेंचर एक्सपीडिशंस पर चली जाया करती थी। और साथ में मैंने बहुत मेहनत भी की उसके लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फ़िज़िकल फिटनेस का मुझे शौक़ तो था, लेकिन इट डिड नॉट कम वेरी नेचुरली टू मी। आई हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अटेन अ फिज़िकल फिटनेस। और तो मैंने जब 2009 में एक अपना कोर्स करने के बाद इस एक्सपीडिशन के लिए वॉलंटियर किया। पहली एक्सपीडिशन थी हमारी माउंट स्टोक कांगरी, जो कि लेह में है, और ये करीब 20,000 फीट की चोटी है। तो इनफैक्ट मैं अपनी टीम में लास्ट पार्टिसिपेंट थी चोटी पर पहुंचने वाली, और मेरे लिए वो काफ़ी मुश्किल भी रहा था, क्योंकि पहली एक्सपीडिशन थी इस तरह से। लेकिन जब आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अचीवमेंट वाली अनुभूति होती है। और पहाड़ चढ़ना मेरे लिए इसीलिए एक पैशन बन गया उसके बाद, क्योंकि मैंने ये देखा कि इतना मुश्किल काम, एक चैलेंज जब आप अपने ऊपर ले लेते हैं वॉलंटियरली, और उसके पीछे जब आप लगातार परसिस्टेंस के साथ लगे रहते हैं, डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, डिस्पाइट फेलियर्स, डिस्पाइट सेटबैक्स, और अल्टीमेटली जब बहुत मेहनत के बाद आपको वो गोल अचीव हो जाता है आपका, तो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है वो इस दुनिया में अनपैरेलल्ड है। और इससे आपको साथ साथ ये भी पता चलता है कि आपके अपने अंदर कितनी ज़्यादा क्षमताएं निहित हैं, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कभी। और अगर आप अपने आप को उस चैलेंज में नहीं डालते तो शायद आप कभी भी उनसे अवगत नहीं हो सकते थे। तो इसलिए मैंने पहाड़ चढ़ना फिर से जारी रखा, और दूसरी एक्सपीडिशन माउंट भागीरथी 2 हुई उत्तराखंड में ही, फिर तीसरी माउंट कामेट उत्तराखंड, चौथी रही माउंट स्टोक कांगड़ी लेह में, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट 2011 में। इसके दौरान हम 2 बार जनवरी 2010 और 2011 में सियाचिन ग्लेशियर पर भी गए। तो सियाचिन साउथ एशिया की सबसे ठंडी जगह है, और साथ ही अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो हमें वहाँ ले जाया गया था कि हमारी टीम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अनुकूल ढल जाए, वहाँ जाके क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस भी की जाए। तो मेरा बहुत आभार रहता है आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी, कि उन्होंने हमारी टीम को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग उस समय पे 2 बार दी, और उनके इंस्ट्रक्टर्स जो थे उनसे हमेशा मेरा बाद में भी परिचय रहा, बातचीत चलती रही।
तो इसके बाद जब हमारी 2011 की एक्सपीडिशन हो रही थी एवरेस्ट की, तो लगता था कि चढ़ जाएंगे, बहुत मेहनत भी की थी हमारी टीम ने। तो टीम सक्सेसफुल रही, मेरी टीम के 7 मेंबर्स सफलतापूर्वक उस पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियों वश मेरी एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, और उसने मेरी ज़िंदगी को एक बहुत नया मोड़ दे दिया। कुछ कभी कभी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि आप फेल तो हो जाते हैं उनमें, लेकिन वो आपका नज़रिया पूरा ज़िंदगी के प्रति बदल देती है। अगर आप अपनी फेलियर्स को दूसरी तरह से लें, चैलेंजेस की तरह से लें, या इंट्रोस्पेक्शन उनके बाद आप करने की कोशिश करें, तो आप अपने अंदर की उन चीज़ों को जान पाएंगे जो कभी भी आपने नहीं सोची समझी थी। शायद आपकी जो वीकनेसेस हैं, जैसे कि डर मैं कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर निहित है, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, नॉर्मल इंसान हो या कोई बहुत बहादुर जिन लोगों को हम कहते हैं। डर हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि डर एक लिविंग बींग्स के बीच उनके अंदर होने वाली एक नेचुरल अनुभूति है जब वो खतरे में होते हैं। लेकिन वो डर अगर आपको काम करने से रोक दे, जो आपको टास्क उस समय आपके समक्ष है, अगर वो डर आपको उससे कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दे, तब वहाँ गलती है, तब वो गलत है। लेकिन अगर वो डर आप उसको इस तरह से चैनलाइज कर लें कि डर की वजह से आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अगर आप ये डर रखें कि ये काम मैंने अगर नहीं किया, उसके बाद मैं जब वापस जाऊंगी या वापस जाऊंगा, तो ज़िंदगी भर इस गिल्ट के साथ रहना पड़ेगा कि मैंने काश उस समय वो स्टेप आगे ले लिया होता पीछे की बजाय। तो डर आप हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से अपने इमोशंस को चैनलाइज कर लीजिए। देन इमोशंस बिकम अ वेरी पावरफुल टूल इन अचीविंग योर गोल्स। तो मुझे भी ये चीज़ समझ में आई कि शायद 2011 में कहीं ना कहीं वो डर मेरे अंदर था कि जब सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं लोथ से फेस पर क्लाइंब कर रही थी, करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर, और मेरे हाथ ठंडे होने लग गए थे। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनको वार्म अप करने की, हर तरह से जो भी पॉसिबल सिचुएशंस थी किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और मैंने सोचा कि अगर मैं और ऊपर जाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, और उस समय किसी टीम मेंबर को मुझे नीचे लेके भी आना पड़ेगा, तो मेरी वजह से उनकी एक्सपीडिशन भी ख़राब हो गई। ये सब सोचते हुए मैंने खुद ही नीचे जाने का फ़ैसला कर लिया था 2011 में। एंड इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज उस एक ड्रीम के लिए हमारी पूरी टीम इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी 2 साल से लगातार मेहनत कर रही थी। तो ऐसा बड़ा सपना जब आप खुद ये डिसाइड कर लें कि मैं अब बीच में छोड़ दूँ, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। इसने बहुत इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा मेरे ऊपर। तो मैं तो खैर अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर ही रही थी, लेकिन साथ में जब आप फेल होकर वापस आते हैं किसी टास्क से, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है फिर, क्योंकि इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। ये 2 बहुत बड़ी क्लियर कैटेगरीज हैं इस ज़माने में, एक विनर्स की और एक लूज़र्स की। सो इफ़ यू हैव फेल्ड, आप ऑटोमेटिकली लूज़र वाली कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी खुद की क्षमताओं को सामने रख के वो लूज़र वाला टैग अपने ऊपर से हटाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, जो ज़िंदगी में मैंने पर्वतारोहण से सीखा और बाकी अपने फ़ौज के एक्सपीरियंस से सीखा, जनरल एक्सपीरियंसेस से सीखा, वो ये कि कोई भी फेलियर फाइनल नहीं है। फेलियर तब फाइनल होती है जब आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि मैं अब फेल हो गया या फेल हो गई, और अब मेरे बस का ये काम करना नहीं है। लोग अगर आपको कुछ बोल भी रहे हैं तो भी आप उनको दरकिनार कीजिए, क्योंकि आप खुद अपने सबसे बड़े निर्णायक व्यक्ति हैं। जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, जो आपकी कमियां हैं वो भी सिर्फ आप ही बखूबी जानते हैं। तो आप क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपसे खुद से अच्छा आपको कोई और नहीं बता सकता। तो लोग आपकी टेम्प्रेरी फेलियर्स को देखें और जो भी बोलते रहें आप उन्हें बोलने दीजिए। उस समय मैंने ये चीज़ सचिन तेंदुलकर जी से सीखी। कहीं मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, और उनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि जब भी कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं कभी भी वर्ड्स में उनको आंसर बैक नहीं करता हूँ। उनका जवाब हमेशा मैं अपनी परफॉर्मेंस से देता हूँ। उसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मेरा जवाब देने का तरीका वही है।
इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में निहित करने की बहुत कोशिश की। और जब भी क्रिटिसिज्म कहीं से आता है, चाहे वो फेलियर्स की बात हो या फिर किसी डिसीज़न के ऊपर हो क्रिटिसिज्म, कभी भी मैं जवाब वर्ड्स में देना उचित नहीं समझती। और मुझे हमेशा लगता है कि आप उस पर सोचिए। अगर सच में आपको लगता है कि जो आपको बताया जा रहा है आपके विषय में, तो आपके अंदर क्रिटिसिज्म को लेने की भी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उस क्रिटिसिज्म से हमारी पर्सनालिटी के वो फ्लॉज हमारे सामने उजागर हो जाते हैं जिनसे हम अवगत नहीं हैं। तो मैं हमेशा बैठ के सोचने की कोशिश करती हूँ कि क्या इसमें सच में सच्चाई है जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, और अगर है तो अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। हमेशा पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसिज्म को लेने की कोशिश करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सुपरफिशियल रिएक्शन है जो कि इंस्टेंटली मुझे बिना जाने मेरे बारे में दे दी गई है, तो उस पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ और अपना काम करने में जुटी रहती हूँ। मैंने ये ज़िंदगी में बार बार देखा कि जब भी आप किसी काम के पीछे लगातार लगे रहेंगे, हो सकता है कि आप एक बार फेल हो जाएं, 2 बार हो जाएं, लेकिन अगर आप परसिस्टेंस के साथ उस काम की तरफ अग्रसर रहेंगे तो वो कभी ना कभी हो ज़रूर जाता है। सो दिस हैज़ बीन माई फिलोसफी ऑफ लाइफ टिल नाउ। माउंटेनियरिंग ने भी मुझे ये सिखाया कि कोई भी गोल आपको हो सकता है बहुत बड़ा लगे शुरुआत में, जैसे कि पहाड़ है, अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाएं, दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन बीइंग्स उसके सामने बिल्कुल छोटे से ऐसे स्पेक जैसे दिखाई पड़ते हैं और छोटी सी बिंदी जैसे लगते हैं उसके सामने, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू सी ओके इतना बड़ा पहाड़, क्या मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे स्टेप्स चलते रहिए लेते हुए, और छोटे छोटे गोल्स बना के उनको आप अटेन करते रहिए, और इतना बड़ा काम भी हो जाता है। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आपको शुरू में बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर उस काम को करने की कोशिश करते रहे तो वो काम ज़रूर होगा। यही मुझे पर्वतारोहण ने सिखाया है, और इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में हर काम पर लागू करने की कोशिश करती हूँ। आइए जानते हैं आखिर में कि तुलिका जी क्या सिखाना चाहती हैं हमें, कैसे जीना चाहती हैं और क्या जीने का मकसद हमें सिखाना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा क्षमताएं हैं हम उसका 1% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको भगवान ने जितना ये एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स दिए हैं आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल के रूप में, उसको रियलाइज़ कीजिए आप। और उस रियलाइजेशन के बाद, जैसे कि कहा जाता है वैदिक कॉन्सेप्ट में, अहम ब्रह्मास्मि, ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा निहित है। वो इस पूरी ब्रह्मांड की सच्चाई है और आपकी सच्चाई है, क्योंकि आप भी उस ब्रह्मांड का पार्ट हैं। तो जिस तरह से नेचर में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में भी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अपने उस पोटेंशियल को आप रियलाइज़ करें, परसिस्टेंस के साथ में अपने गोल्स की तरफ लगे रहें। और एक चीज़ और, कभी भी इंडिविजुअल होके सोचने की कोशिश ना करें, बिकॉज एक इंडिविजुअल हमेशा एक सोसाइटी की यूनिट के रूप में काम करता है, और आपके जो एक्शंस हैं वो हमेशा दूसरों के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। सो एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर वन फैमिली। फौज ने मुझे यही सिखाया कि आप हमेशा एक टीम की तरह जब काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो सकता है, कितना भी मुश्किल हो। पर्वतारोहण ने मुझे ये सिखाया कि अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को उभारने के बाद जब एक टीम की तरह आप वर्क करेंगे तब आप बहुत बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। और जो भी एक काम है, मैं रोज़ बैठती हूँ, नेचर को बहुत निहारती हूँ। कुछ समय निकालिए अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से और ज़रा निहारें आप पर्वतों को, पहाड़ों को, अपने आसपास के पेड़ पौधों को, चिड़िया, फूल, पत्ती और बादलों को और आकाश को। वो सब आपको ज़िंदगी के सारे लेसन्स खुद ही दे देंगे। जिस तरह से आसमान एक बहुत विस्तृत एंटिटी है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स के सामने उनके चारों तरफ इतना विस्तार, इतना विस्तृत क्षेत्र है कि अगर आप अपनी बाहें फैलाकर अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़, अपने पूरे प्रयास के साथ काम करेंगे, इसीलिए वो कहा जाता है स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट। तो मैंने नेचर से ये चीज़ें सीखी हैं, आप भी उनमें थोड़ा सा निहित करिए। बी मोर ह्यूमन बीइंग बनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। जो मैं देखती हूँ आजकल के इंसान डिवाइडेड हैं,
वो डिवीज़न मुझे बहुत पेन देता है। तो अगर हम यूपी से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम यहाँ से हैं, या छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि वो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को एक साथ लेकर जीते हैं, लेकिन उनके ऊपर उठकर आप एक ह्यूमन बींग्स की आइडेंटिटी को भी समझने की कोशिश करें। तो इस अप्रोच के साथ में पहले खुद का भला, खुद की सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी में जो भी पोटेंशियल है उसका यूटिलाइजेशन। व्हेन यू बिकम इंडिविजुअली अ बेटर पर्सन, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जब आप इतना अपने अंदर समा लेते हैं ज्ञान एंड इंस्पिरेशन, तब आप एक उस तरह के ऊर्जावान स्रोत बन जाते हैं कि वो ऊर्जा चारों तरफ रेडिएट होकर आपसे आपके एनवायरनमेंट में फैलने लगती है। सो आई वुड लाइक टू से दिस, that become that source of energy which illuminates the entire environment around you. तो ये थी आज हमारे साथ तुलिका रानी जी, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। और ऐसी और शख्सियत के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। बने रहिए माई स्टार्टअप टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।